उनकी बातों पर आश्चर्य करने के साथ साथ मुझे यह भी लग रहा था कि कहीं देखा है इन्हें, याद नहीं आ रहा था। नहीं कोई बात नहीं, मैंने ऊपर से जवाब दिया। उनकी बात की सच्चाई दिल को चीरती चली गई। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, कोई जगह नहीं है। और गुस्से में आकर जेब में तह किए रखे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को मैं खूब मरोड़ता मसलता रहा। माने पहले तो ये सोच रहे कि वो क्या बोला, सारा बात ऊपर से चला गया जो वो सज्जन पुरुष बोल के गया। फिर इसको लगा कि मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है इस जगह पे, मतलब जो स्थान है या जॉब वॉब है। तो ये अपना जो सर्टिफिकेट है उसको एकदम मरोड़ता गया गुस्से। जाने कब तक व्यर्थ ही भटकता रहा। और यह बात निरंतर दिमाग में टकराती रही कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए, अपने आप को मोटिवेट करें, खुद के लिए नहीं तो यार प्रभा के लिए करना है। तुम लोग भी बाबू ऐसे मोटिवेट करो अपने आप को, कोई ना कोई तो होगा। सोचो मुझे सारा काश उसके लिए पढ़ना है। हैव दैट मोटिवेशन और समथिंग प्लीज, इट गोना हेल्प मी। मैम नहीं है। प्लीज लेकर आओ सारा काश के लिए, आओ। ये फिर मैम उसके, नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि नहीं है। चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया, जाने कब तक व्यर्थ ही भटकता रहा। फिर वो सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना होगा प्रभा के लिए। लेकिन घंटे घंटे पर पड़ती चोट की तरह यह बात भी गनगनाती रही कि कहीं कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। माने घंटा का जो आवाज बजता तो एक अवेयरनेस नहीं आता, वैसी उसमें अवेयरनेस है, कोई मेरा नहीं है, कहीं जाने लायक स्थिति नहीं है। दोपहर बाद जब घर पहुंचा तो डाकिये से कुछ लेकर अमर घर के भीतर जा रहा था। माने जो अमर है वो पोस्टमैन से कुछ लेकर घर के अंदर जा रहा था। पूछा किसकी चिट्ठी है अमर, किसका लेटर है। अमर इस तरह चौका जैसे सिरपिटा गया, डर गया। क्या हकलाकर बोला छोटी भाभी। माने किसका लेटर लाया था वो, प्रभा का। लाओ मुझे दो, हाथ बढ़ाकर पत्र मैंने उसके हाथ से ले लिया। मुहर देखी, प्रभा के घर। मुहर मैंने ऊपर में नाम लिखा होता है ना, तो लिखा था प्रभा के घर की नहीं थी, साफ नहीं आई थी। गौर से देखने पर जोधपुर की लगती थी, माने जो प्लेस है वो जोधपुर थी और इसके घर से नहीं आई थी, प्रभा के घर से। आश्चर्य हुआ जोधपुर से पत्र किसने डाला, लेकिन खोलने की इच्छा जरा भी नहीं हुई। जानता हूं मेरी जानकारी में प्रभा के ना जाने कितने पत्र खोले गए हैं। मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे हुए जब प्रभा से बात नहीं करता था तो प्रभा का लेटर्स इन लॉज लोग क्या करते थे, खोल खोल के पढ़ लेते थे। इसीलिए वो इस बार लेटर नहीं खोलना चाहता था। अमर के रुख से भी जान गया था कि पत्र आज रात को भली प्रकार सेंसर करके यदि आवश्यकता समझी जाती तो कर दिया जाता। माने जो ये छोटा लड़का ला रहा है वो किसको देता, अपनी माँ को देता और सब लोग पहले पढ़ते, उसके बाद नेक्स्ट डे प्रभा को देते। माने ऐसे इन लोग करते थे लेटर से रिलेटेड, कोई भी लेटर आता था अगर बहू के। पत्र लेकर मैं भीतर आया। प्रभा एक कोने में बैठी बैठी आटा छान रही थी, आटा वैसे कर रही थी। मैं इस बात को देखते देखते उब चुका था कि जब देखो तब या वह रसोई में काम में लगी है या रसोई संबंधी ही किसी काम में उलझी है। मैंने प्रभा सिर्फ और सिर्फ किचन या किचन रिलेटेड काम में बिजी रहती। आखिर कितना काम है चौके का कि चुकने में चुप माने खत्म ही नहीं होते। इस समय तो ऐसा मन हुआ कि दोनों बाह पकड़ के उसे उठा लूं, मैंने पूरा एकदम उठाऊं और कहूं चलो बहुत हुआ, बाकी काम कोई और कर लेगा। लेकिन वह कोई और कौन होगा, माने घर पे कोई है ही नहीं काम करने लायक। पपड़ाते होठों और सूखे गले से धीरे से जाकर कहा यह तुम्हारा पत्र आया है। मैंने उसका सूखा हुआ होठ के पास जाकर मैंने खुद के वैसे होठों से बोला तुम्हारा पत्र है। कहाँ से, वह एकदम हुलस पड़ी। मैंने उत्साह से आ गई, कहाँ से था लज्जो। मेरे हाथ से खत लेकर कोना पकड़ते हुए, मैंने कहा कॉर्नर में कोना पकड़ते हुए पत्ता कोना पकड़ते ही पता पढ़ा और उमड़ कर बोली, पता मैंने एड्रेस पढ़ा और एकदम एक्साइटेड होकर बोली जोधपुर से आया है, रमा का होगा। बहुत दिन में आया, मैंने भी उसे लिखा रखा है, लिफाफा नहीं था कि उसे डालती। मैंने बहुत दिन बाद आया और मैंने भी रिप्लाई उसको नहीं किया क्योंकि एनवेलप ही नहीं था। फिर सहसा मेरे चेहरे को देखा तो बात अधूरी छोड़ दी। तबियत तो ठीक है ना, मैंने उसका मुंह ऐसे बना हुआ था तो वो पूछे आप ठीक हो ना। क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ। मैं चलते चलते बोला पहले से पढ़ लो, आटा बाद में छान लेना। तो बोला पहले लेटर पढ़ लो, इतने दूर से लेटर आया है तो आटा बाद में छान लेना। कि खत्म होनी होगा क्या है, हम पलट रहे थे पेज तो बहुत बड़ा, नहीं नहीं हो जाएगा, वो भी देख ले। नेक्स्ट तो बोला कि लेटर पढ़ लो लाइक अ केयरिंग हस्बैंड, तो ऐसे बोला। पत्र मेरी और बढ़ाते हुए बोला ए सुनो, इसे जरा हमारे संदूक में रखो, रात को पढ़ूंगी। लो ये ताली है, ताली है चाबी है। पल्ले से बंधी कमर में घुसी ताली को खींचते हुए बोली अभी तो सारा काम करना है, खाना तो अभी बना भी नहीं है। तभी उसे याद आ गया, इस तरह बोली अरे क्या जनाब ने खाना क्यों नहीं खाया, हम अभी तक भूखे बैठे हैं।
मतलब जब वो खाने वाने का बात कर रही थी, फिर पूछे आप आए क्यों नहीं खाने के टाइम, आप खाना क्यों नहीं खाए, इसलिए मैं भी भूखी हूँ, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे होता था हस्बैंड नहीं खाते तो बीवी भी नहीं खाती। नेक्स्ट, तो तुमने सचमुच अभी तक नहीं खाया, मैंने एकदम पूछा। लगा असफलता की सारी थकान और मन की सारी बुझन अपने आप पिघल गई। मैंने उसको अच्छा लगा, कोई तो है जो मेरे लिए वेट कर रहा है, तो सारा थकान उसका निकल गया। आंखों में नमी घुल गई, रोने जैसा वैसा हो गया, उसका जो स्वभाव था वो रोने जैसा थोड़ा चला। आपको क्या है, आपको तो जब घूमने से फुर्सत मिले तो पूछ लीजिए। वह नाराज होकर आटा छाने लगी, बोलते आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं खाई कि नहीं खाई, आपको जब टाइम मिले तब आप पूछना। मन पुलकने लगा, खुश हो रहे। हजारों प्रश्न मन में उमड़ने लगे, जब मैं तुमसे नहीं बोलता था तब भी इसी तरह भूखी रहती थी क्या, गला साफ करके इतना ही कहा, लाओ अब दे दो। सुबह अपने कहे हुए शब्दों पर खुद ही गुस्सा आने लगा। माने बोली कि अब खाना दे, बोला कि अब खाना दे दो, और खुद जो इस पे चिल्लाया था कि ज्यादा मत बोलो, बात मत करो, ब्ला, तो इसको खुद से ही गुस्सा आने लग गया कि मैं इतना सारा बात क्यों की। अब बासी खाओगे, वह जल्दी मचाती हुई सी बोली, अभी आधे घंटे में ताजा बनाए देती हूँ, और देखो मेरे संदूक में ज्यादा उलट पुलट मत करना, मैंने जरा ताक मत करना, लेटर ही बस रख देना। मैं ऊपर आ गया, कोठरी में उसका संदूक एक और देखा, खोला और लापरवाही से पत्र डाला, मैंने ऐसे डाला। फिर उसकी बात का ध्यान हुआ और मन को रोकते हुए इच्छा जोर मारने लगी कि देखूं तो सही संदूक में रखा क्या है। मैंने जब मना की थी कि मत देखना, तो लड़कों के मन में और हो रहा है भाई ऐसा क्या है, तो वो संदूक को और देखने का मन उसमें होने लग गया। देखो रेशमी और सूती 4-5 साड़ियां, ब्लाउज और कागज की तथा दूसरे डिब्बे डिब्बियों में जाने क्या क्या रखा है। हमारे साड़ी थी, बहुत सारे डिब्बे में बहुत सारी चीज भरती थे। कपड़े सचमुच अच्छे किस्म के थे और घर का ऐसा काम करते हुए रोजमर्रा के पहनने लायक नहीं थे। मैंने सच में इसके पास कपड़ा था। सबसे अधिक जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वे थे 2-3 पुस्तक, 2-3 बुक्स ने इसका ध्यान लिया। माया की वह प्रति, माने माया की कॉपी, माने होता है ना पहले एक निकल जाता है तो कॉपीज मिलते हैं, तो माया नॉवेल या कुछ है उसकी कॉपी अभी भी रखी थी। पुस्तकें उसके किसी संबंधी ने दी थी, रिलेटिव ने किसी ने दिया होगा बुक्स। महान महिलाओं के जीवन चरित्र पर एक ही पुस्तक और एक गांधी जी की आत्मकथा, एक नव युवतियों पे जानने के लायक बातों पर कोई किताब और प्रेमचंद की रखूंगी। ये सब बुक्स का नाम याद रखना, प्रेमचंद की थी, गांधी जी की आत्मकथा थी, और एक वो क्या नाम था उसका मैं भूल गई, माया, हाँ माया। सब पर भेंट के साथ साथ उसके अपने हाथों में भी कोने में लिखा है प्रभा, सबका जो गिफ्ट किया उसका नाम लिखा हुआ है, और कहीं पे वो कोने में अपना नाम लिखे प्रभा। रंगभूमि के पन्नों में झांकते कागज का एक सिरा दिखाई दे रहा है। खींचकर बाहर निकाला तो देखा किसी का पत्र है, माने एक बुक के अंदर एक लेटर का कॉर्नर दिख रहा था, तो खींचकर देखा तो देखा कि किसी का लेटर है। सबसे पहले नीचे भेजने वाले का नाम पड़ा तो चौंक गया, वहां प्रभा का ही नाम था। मैंने प्रभा किसी को लिखी हो, प्रभा का पत्र वहां क्यों रखा है, कागज खोलकर अच्छी तरह देखा, अक्षरों की बनावट सुस्पष्ट थी, माने बहुत क्लियर थी, उसका जो राइटिंग था बहुत अच्छा था, लेकिन पत्र बड़ी जल्दी में लिखा गया था। वर्ष भर में पहली बार मैं अपनी पत्नी के हाथ की लिखाई पढ़ रहा था, और वह भी उस पत्र की जो किसी दूसरे के नाम था। माने वो होता ना कि अपने उसके लिए लेटर हो, वो लेटर तो नहीं पढ़ रहे, वो कौन सा लेटर पढ़ रहा है जो किसी और को प्रभा ने लिखा था, और राइटिंग वाइटिंग देख रहे, बहुत अच्छा लगा। गर्व भी महसूस हुआ कि मेरी पत्नी की लिखाई सैकड़ों से अच्छी है, कि वाओ इतने लोगों से ज्यादा अच्छी राइटिंग है मेरी बीवी की, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी पत्र पढ़ने लगा। ये क्या पढ़ने लग गया, पत्र, और कैसे पढ़ने लगा, जल्दी जल्दी। और वह पत्र जाने कब तक अक्षर अक्षर मेरे मन में गूंजता रहा। लगता जैसे मैं पढ़कर उसे दोहरा नहीं रहा, बल्कि खुद ही वही रात के अंधेरे में लेटी लेटी मुझे अपने मन को खोलकर बता रही है। लेटर में कुछ ऐसा था जो बार बार उसके मन में रिपीट हो रहा है, जैसे कोई बार बार बोल रहा है, कोई मैंने रीड कर रहा है उसका लेटर, रात भर उसको ऐसे गूंजता रहा। थोड़े दिन बाद तो मुझे अब विश्वास ही नहीं रहा कि सचमुच मैंने इतना पत्र पढ़ा था। फिर तो ऐसे लगने लगा कि पत्र तो छोटा था, उसे मेरे मन की कल्पनाओं ने खींच तान कर बड़ा किया। लेटर छोटा था बट वो उसका जो माइंड था उसने उसको क्या कर दिया, बड़ा। हाँ, इतना जरूर याद है कि पत्र कई किश्तों में लिखा गया था, पार्ट्स में, एक दिन में नहीं, क्योंकि लिखाई कई बार टूट टूट कर थी, टूट टाट कर थी, मैंने अलग अलग बनावट थी। बहुत दिन बाद तक पत्र का जो विस्तारपूर्ण रूप मुझे याद है वह शायद ये है, मैंने अभी वो हम लोग को बता रहे। प्रिया रमा, वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिखी थी, फ्रेंड का नाम रमा। जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं अम्मा के पास ही थी, और शायद अम्मा के पास जब वापस पहुंचूंगी तभी इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। माने ये अपने घर पे थी जब फर्स्ट टाइम लेटर मिला था, और इसको लेटर का रिप्लाई भी कब दे पाएगी, अपने अम्मा के घर। तुम मेरी व्यस्तता को बहाना समझोगी, माने मैं जो बिजी हूँ इतनी, वो तुम सोचोगी मैं बहाना कर, लेकिन तुम्हें कैसे समझाओ कि आजकल दम मारने की फुर्सत नहीं पा रही, एक सेकंड का भी मेरे पास टाइम नहीं है।
रोज सुबह शाम पर टालती हूँ लेकिन समय नहीं मिलता। मैंने रोज सुबह शाम सोचती हूँ कि कल करूंगी, आज लिखूंगी, बट टाइम नहीं मिलता। कसम से कहती हूँ सुबह से शाम तक का कार्यक्रम गिना दूं अगर बोलूंगी तो मैं बता भी देती हूँ कि सुबह से रात तक क्या क्या होता है। मैं जानती हूँ तुम खूब रूट कर रही होगी, खूब बुरा मान रही होगी और सोच ही रही होगी जैसे नाराज होकर स्कूल के पीछे वाले अनार के पेड़ के पास मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और मैं मनाने चली आती थी। स्कूल डेज का बात करिए, कहाँ पे रूट के बैठते थे ये लोग, पीछे अनार का कोई पेड़ था वहां जाके रमा रूट कर बैठती थी और ये जाती थी प्रभा मना। उसी तरह अभी मनाने आ जाऊंगी, लेकिन मैं कैसे बताऊं तुम्हें रमा मेरी कि मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, चाहूं तब भी नहीं आ सकती। काश तुम्हें यहाँ आकर स्कूल की सबसे कटखनी और शेरनी लड़की को देख लेती। माने तुम यहाँ पे जो मैं शेरनी लड़की थी स्कूल में, काश तुम आती और मुझे अभी मेरी हालत में देखती। तुम्हें तो मुझे सर्कस में नौकरी करने को कहा करती थी, मैंने तुम्हें मुझे कहा बोलती थी कि सर्कस में नौकरी कर। अब मैं अनुभव करती हूँ कि हमारा चाहना कितना झूठा होता है। माने जो हम चाहते हैं हमेशा वो पूरा हो, ये सच नहीं है। हम लोग ना जाने क्या क्या चाहा करते हैं, कोई सीमा होती है हमारे चाहने की। माने हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं बट उसका कोई सीमा नहीं है। संसार की हर अच्छी चीज से चाहने की स्कूल में कल्पना करते थे। वे भावुकता भरे सपने, माने इमोशंस, इतने इमोशनल भरे सपने थे हमारे। रमा उस समय हमें क्यों कोई नहीं रोकता कि यह सब झूठ है। किसी भी लड़की की शादी होती और मैं जाकर उसके पति को देखती तो सोचा करती, हिश मेरा पति ऐसा थोड़ी होगा। मैंने होता है ना हर लड़की का अपना एक ड्रीम, तो दूसरे के पति को देखा ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे शादी नहीं कर, मेरा पति तो प्रोफेसर होगा, कहीं अफसर होगा, कहीं बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा। हम और वह बस दो ही प्राणी होंगे। माने इसको ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं आना था। ये इंपॉर्टेंट पैरा है कि उसका क्या क्या इच्छा था अपने परिवार की। ये किलबिल सास देवर भाभी भतीजे कुछ नहीं होंगे। खूब लंबी चौड़ी एकदम नई ढंग की कोठी होगी, माने बंगलो होगा नया। जहां भी कोई फर्नीचर अच्छा लगता उसे अपनी कल्पना की कोठी में सजा लेते। रंग रोगन पॉलिशे पर्दे चारों तरफ, सदा बाहर मेहंदी के लाइने में कहीं, माने कारपेट्स बिछाते हम लोग। ये सब नहीं होता, टेनिस बैडमिंटन कोर्ट होता, 3-4 नौकर होते। सुबह ये मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे, मेरी देर से सोने की आदत को बुरा भला कहेंगे। चाय पीते पीते हंसते हंसते अखबार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा। माने खुद के लिए सोच रही है कि मेरा पति इतना अच्छा होगा। माने तो शायद ऐसे रहे कि मेरा पति कितना अच्छा होगा, हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ज्वाइंट फैमिली नहीं होगा, खुश रहेंगे। ये सब ड्रीम देख रहे। इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट पाया करेगा। माने जब हस्बैंड चला जाएगा तो कैसे मैं अपने घर पे रहूंगी। किसी पड़ोसन के यहाँ चली जाया करूंगी या उसे बुला लिया करूंगी। मैंने पड़ोसन के पास जाऊंगी या फिर आ जाऊंगी। फिर शाम को हम रोज किसी सिनेमा या किसी दोस्त के घर जाएंगे। ऐसे और भी जाने क्या क्या बातें जिनमें हम डूब जाते। अब तो सब याद भी नहीं है। तो बोलते अब तो याद भी नहीं कि ये सब इतना कॉन्वर्सेशन था जिसमें हम लोग डूब जाते। हाय ओह माय गॉड, आगे चलते हैं। लेकिन रमा कल्पना ही सच हो जाया करती तो फिर कहना ही क्या है। तो अब बोलती वो अपना एक्सप्रेस करिए, आए मेरी किस्मत कल्पना, अगर जो हम चाहते वो सच हो जाता तो इसमें बात ही क्या है। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसता है। माने हम जो सोचते हैं भाग्य कुछ और ही चाहता है। सच हो ये तो हो गया, हम रोते हैं वह खिलखिलाता है, हम जब रोते तो भाग्य हंसता है। वह जानता है कि कठपुतलियों की तरह उछल कूद हमें चाहे जितना ले, डोरिया तो उन्हीं के हाथों में। माने हम लोग कितना भी उछल ले बट डोरी हमारा किसके हाथ में, भाग्य के हाथ में। कविता में बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपने के सपनों को दिए आज यथार्थ की वैशाली धुएं पे घूट घूट बुझ गए और तड़फड़ाते धुएं में भयंकर सांप इधर उधर मंडरा रहे। मतलब अगर शॉर्ट में बोले तो वो जो सपने थे वो जल गए और धुआं पूरा अब जहर बन गया है। जो अब सांस लेना भी उस जहर में, क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल। फिर शाम ये तो हो गया। सांपों से पहले भले ही डरा करती थी, अब तो रमा डर भी नहीं लगता। सोचो शादी करने के बाद सांप से भी डर नहीं लगता है। बोलती है भाई शादी कर ली अब सांप वाप से कुछ डर नहीं लगता है मुझे। नेक्स्ट, चाहती हूँ कोई मुझे डस ले। नई नई मुसीबतों की सूरतें देखकर अब तो सिहरन तक नहीं लगती, लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया है। और रमा अगर यह नहीं होता तो बताओ कैसे बची रहती। अब तक या तो विष खा लेती या कुएं में कूद जाती। बोलती अगर मेरे अंदर इतना नहीं होता, अगर मैं इतनी स्टोन हार्टेड नहीं होती तो अभी तक जहर खा के मर ही जाती या कुएं में कूद जाती।
देखो ना, अपनी अपनी बातें लिखती जा रही हो, यह भी नहीं सोची कि तुम ऊब गई होगी, माने तुम बोर हो गई होगी। लेकिन अपना भी मैंने लिखा क्या है, मैं जानती हूँ कि अगर अपना जरा लिखूंगी भी तो यह पत्र तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इससे ज्यादा पूछना भी मत, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलकर रोने को, तुम्हारी गोद में लेटकर अपने दिल की सारी बातें कह डालने को कितनी कितनी तबीयत करती है। माने कितना मन करता है अपनी फ्रेंड से मिलने का, कि मैं तुमसे मिलूं, बात करूं, कुछ बोलूं। कैसे बताओ, देखो देखिए अब ईश्वर का मिलाता है, बोलते देखते अब ईश्वर कब मिलाता है, तुम्हारी सदैव प्रभा, ऐसे करके लिखती। पत्र समाप्त हो गया और उसे कितनी देर हाथ में ले खड़ा रहा मुझे नहीं मालूम, माने वो ऐसे खड़ा है पगले की तरह। पता तब लगा जब अचानक हाथ को पकड़ी ढीली हो जाने के बाद वह नीचे गिर गई, हाथ का ढील वैसे हो गया होगा और नीचे गिर गया। चौकर उसे यथास्थान रखा, शौक के फिर उसको वहीं पे रखा। एक सेकेंड, हाँ हाँ, यथास्थान रखा, फिर है यथास्थान मैंने अपने स्थान पे रखा। कहाँ थे बाबू? हाँ कहाँ थे, नहीं नहीं कहाँ है बताओ। 112 के फर्स्ट पैरा। 12 में है क्या? सदैव तुम्हारी ही प्रभा के 2 या 3 कौन सा पैरा बताओ ना, दिख नहीं रहा। सेकंड पैरा। वो सेकंड में ही है क्या? ठीक है, सेकंड का यथास्थान कहाँ है भाई बाबू? सेकंड में तो यथास्थान नहीं है। 112 फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा, 112। देख रहे, एक मिनट, हाँ। चौकर उसे यथास्थान रखा, मैंने सामने रख दिया। संदूक बंद किया तो लगा जैसे किसी जिंदा जीवन को मारकर गाड़ रहा हूँ। किसके जीवन को गाड़ के मारा? प्रभा। संदूक बंद किया तो ऐसे लगा भाई प्रभा को मैं मार दिया हूँ। तुषार आउट, नहीं तुषार, कितने लोग जा रहे और आ रहे हैं, बस यही नोट कर रहे हैं। आओ ठीक है। भर आई आंखें पीछे, माने रोने लग गया समर इसका पेन देखकर। प्रभा मेरी प्रभा, तुम नहीं जानती है, स्वप्न तो मेरे भी है। यही सब तो मैं भी सोचा करता हूँ। अगर अपने होने वाले पति के बारे में तुम तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी तो क्या मैंने रात रात जाकर अपनी नींद नहीं खराब की कि अपने भविष्य में कैसे बनाऊंगा। माने तुम्हारा अगर ड्रीम था अपने पति से रिलेटेड, तो मेरा भी इच्छा था कि मैं अपने आप को कितना वेल एस्टैब्लिश बनाऊंगा। तुम्हारे सपने घुट घुट कर मर गए तो मेरा भविष्य भी क्या गिरकर चकनाचूर नहीं हो गया। लेकिन मैं किससे कोसूं? तुम तो रमा को लिख दोगी, भाग्य को कोसोगी और भीतर ही भीतर भूलोगी, चुप रहोगी। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे होगा, माने मैं कैसे करूंगा, ये वो सोच रहे कि तुम तो फ्रेंड से शेयर कर लोगी, रो दोगी, कुछ करोगी, बट मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूँ। मगर फिर भी मुझे जाने क्या, ये समर खुद से मतलब बात कर रहा है। हाँ खुद से बात कर, मगर फिर भी मुझे जाने क्यों लगता कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लगा है। मैंने इसको लगा ये प्रभा का खून कर दिया माने उसकी इच्छाओं का। कातर की तरह पंजे गड़ाए कुछ चिपका है, मैंने कुछ ऐसे उसको पकड़ के रखा है। चौखट के सहारे खड़ा खड़ा बड़ी देर में अपना माथा किवाड़ पर ठोकता रहा, दरवाजे पर माथा पीट रहा जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट, धीरे धीरे जैसे तुम लोग भी अभी कर रहे होंगे, धीरे धीरे सामने ऊंचे ऊंचे मकानों के पीछे सूरज का बड़ा सा गोला उतरता जा रहा है। मैंने खड़े खड़े सबको सूरज हो गई और समथिंग। शहर का कोलाहल डूब गया, खूब बढ़ गया है, शहर का आवाज भर गया और 2-4 पतंगे आसमान में दिख रही है। कौवे लाइन बनाकर सूरज की ओर जा रहे हैं, ऐसा हो। आई स्वेर कोमल, मेरे को भी लग रहे थे। उस रात मैंने प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, ऐसे पूछा। ईमानदारी से बताना, मुझे बहकाने की कोशिश ना करना, मैं आगे भी पढूं या नौकरी कर लूं। और मुझे उस अनजाने व्यक्ति का स्मरण हुआ। माँ ने ये ऐसे नहीं बोला कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया और ये सीक्रेटिवली बोल रहे कि बताओ मैं तुम मेरे से क्या चाहती हो। प्रभा ने गहरी सांस ली, मैं जो कुछ चाहती हूँ वही सब कैसे हो सकता है। प्रभा भी स्मार्ट आंसर दी, जो मैं चाहती हूँ वो हो सकता है क्या? अपनी स्थिति भी तो देखनी होती है। लेकिन मेरा मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो, कम से कम एमए तो कर लो। वो अपना एक्सप्रेस की डिजायर कि मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो। फिर मैंने उत्सुकता से अगले विचार जानने चाहे, शायद वह पत्र की भाषा दोहराई। मैंने लेटर का जो भाषा है वैसे भाषा में बोला। फिर क्या, तब वही प्रोफेसर हो जाना, कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना। लेकिन तब तक घर का क्या होगा? तुम्हें विश्वास है कि एमए पास करके तब तक इस चकचक में जिंदा बचा रहूंगा? माने अगर मैं नहीं कमाया अभी और वेट किया तो तब तक ये जो झगड़ा होगा उसमें हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन अभी ही तुम्हें
कौन सी नौकरी मिल जानी है कि घर वालों के दलिदर दूर कर दो, माने जो गरीबी है घर वालों का कैसे तुम दूर कर दोगे, अभी कौन सी नौकरी मिलेगी। लड़की बोली, उसका मुंह झल्लाया आया, और मुझे तो दोष देना मत, जो तुम्हारा जिया है करो। फिर वो बोली मुझे मत बोलना, जो तुम्हारा इच्छा है करो। वन मोर पेज गाइस, हैव दैट एनर्जी। दोष देने की बात नहीं है प्रभा, मैं क्या खुद नहीं जानता कि बिना डिग्री अच्छी नौकरी पाना कितना मुश्किल है। एमए तो मुझे किसी ना किसी हालत में करनी ही है, चाहे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर हम लोगों को सहना होगा। बोला कि अगर नौकरी भी करना होगा तो भी मैं एमए करूंगा, कष्ट चाहे मुझे अधिक सहना क्यों ना पड़े। कष्ट को अब कौन से गलीचे पर पड़े पड़े सुख भोग रहे हैं, तमक्कर उसने कहा थोड़ा और सही। तो बोल रहे कि हाँ कष्ट तो अभी भी भोग रहे, कौन सा भी हम लोग हैप्पी है, थोड़ा और भोग लेंगे। सच प्रभा, मैं सब कर लूंगा, तुम मुझे हिम्मत बंधाती चलो, मैं दुनिया को सब काम कर डालूंगा, जिंदगी को बड़ा अकेला रहूं, बड़ा निराशावादी रहूं। मैंने नेगेटिव हर टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कभी किसी ने प्रोत्साहन और प्यार का शब्द नहीं बोला, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, प्यार से नहीं बोला। अगर तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा बन सको तो मैं अपने और तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम मेरी इंस्पिरेशन बनो। ऐसे भावुकता के आवेश से मेरी आंखों में आंसू भर आए, मैंने एकदम आंसू आ गए इसके। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर आऊंगी, माने मैं तुम्हारी रुकावट बनूंगी, मैंने कभी सोच कर नहीं आया, शादी नहीं। जब भी तुम पाओ तो मैं तुम्हें पीछे घसीट रही हूँ, तो निर्मम होकर रास्ते की बाधा की तरह मुझे छोड़कर अपने से अलग कर देना। कभी भी तुमको लगे कि मैं तुम्हारे रास्ते की क्या बन रही हूँ, बाधा बन रही हूँ, तो तुम क्या कर देना, मुझे अकेला छोड़ देना। मेरी चीख पुकारों पर ध्यान मत देना, मैं जितना भी रो, जितना भी सैड हूं, उस पर ध्यान मत देना। बाहर से झांकती चांदनी में उसके गालों पर आंसू की धारियां चमकने लगी, मैंने पूरा रो रही है वो, फिर वो शाइन भी करे उसका रोना, क्योंकि चांदनी रात। मैंने अब जरा व्यवहारिक होकर कहा, मैंने सीरियस एकदम फॉर्मल। तो प्रभा, हमारा सबसे पहला निश्चय यही है कि इस घर से हम कोई चीज नहीं लेंगे, कोई भी चीज। कल मैं और भी जोर से नौकरी तलाश करूंगा। धोती मांगी थी तो आज अम्मा और बाबूजी की बातें सुनी, मैंने जब धोती मांगा तो ये सब सुनना पड़ा, तो अब से हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। वो छोड़ो, वे बेचारे भी क्या करे। प्रभा ने बात डाल दी। प्रभा इज अ गुड डॉटर इन लॉ, तो वो बोली कि क्या है ये सब बात में, छोड़ो ना, वो बेचारे क्या करेंगे। वाह, करे कैसे नहीं, भाभी के लिए कैसे निकल आती है। मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए तो ना कि भाभी के पति के बल पर सारा घर चलता है, लेकिन इस बात को भी तो साफ नहीं कहते। सारे बेचों के प्रति समान भाव की बात फिर क्यों की जाती है। खैर जी, हमें तो अब कुछ लेना ही नहीं है। माने वो बोला कि भाभी के पति कमाते इसलिए उनको मिलता है और बाकी लोग को नहीं मिलता, और इक्वालिटी का बात करते हैं तो कितना गलत है। लेने को अब कौन सा मिल जाता है, मांगने पर तो मिलता नहीं है। वैसे तो बोलते अगर मांगते हो भी तो कौन सा मिल जाता है, छोड़ो ना। सच कहूं प्रभा, आज मैं बहुत ही निराश हो गया था, डिसअपॉइंटेड। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं घर भी क्या होता, मैंने घर भी आता या नहीं। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं घर भी नहीं आता। आवेश में मैंने कहा, उसके सारे शरीर को बाहों में भींच लिया, मैंने हक कर लिया। मुग्ध मयूरी से उसके खुले नयनों के आकाश में विभोर कुमारी माने वो पूरी लीन हो गई उस हक में, के बादल गिर आए और मेरी थकान और निराशाएं प्यार की शीतल फुहारों में उलझने लगी। एंडिंग में बस यही बोल रहे, वो हक कर लिया और वो लोग उसी में मगन हो गए, और उसका जो टेंशन था वो सारा प्यार में बदल। बस यही एंड करना। बोलो फोर्थ करवाए क्या अभी? नहीं नहीं